नमस्कार दोस्तों। आज कहानी गोल्ड में सुनिए अरुणा सब्रवाल जी की लिखी कहानी कील। बाहर खिली खिली धूप को देखते ही उसका मन बाहर जाने को मचल उठा। उसने अपने पैटियो से बाहर देखा। पेड़ शांत थे। लगता था वह भी चमकती धूप का आनंद ले रहे थे। धूप से घास पर पड़ी ओस भी यूं चमकी थी, मानो प्रकृति ने चमकते हीरों की वर्षा करती हो। सोचने लगी, आज उसका मन इतना चहक क्यों रहा है। उसने चाय का प्याला बनाया और टीवी पर न्यूज़ देखते ही खुशी से उछल पड़ी। आज से लंदन में लॉकडाउन खुल गया है। ऊपर से उसका कोविड टीके का दूसरा डोज भी लग चुका है। बाहर जाने की सोच से ही उसका मन चहकने लगा। आज फिर एक वर्ष के पश्चात वह स्वतंत्र थी। उसने गार्डन में धूप की तपिश को महसूस किया। आसमान भी साफ था, क्योंकि लंदन का मौसम बहुत बेवफा होता है, दिल लगी करता है। कपड़े मौसम को देखकर ही डालने पड़ते हैं। छाते का बोझ तो यहाँ अपने पर्स की तरह ढोना पड़ता है। उसने लिस्ट बनाई, नाश्ता किया, तैयार होकर निकलने ही वाली थी कि फोन की घंटी बजी। फोन उठाना नहीं चाहती थी, किंतु दिव्या का नंबर देखकर उससे रहा नहीं गया। हाय नीना, कैसी है? बहुत देर हो गई है मिले, लॉकडाउन भी खुल गया है, मौसम भी चहक रहा है। फायदा उठाते हैं मौसम का, मटर गश्ती करने चलते हैं, क्या ख्याल है? क्यों नहीं, मैं तो पहले से ही तैयार बैठी हूँ। चल फिर मिलते हैं आधे घंटे में, हैरो के सेंटर में। 2-3 घंटे दोनों ने बहुत मस्ती की, खरीदारी भी की। लगता था पूरा स्टोर ही खरीद डाला। जी भर के अगली पिछली बातें की। बुरी तरह से थक चुकी थीं दोनों। चल पड़ी दोनों ओमकार के पापड़ी चाट खाने। बात कुछ 4 दशक पहले की है। नीना और दिव्या दोनों दिल्ली कनॉट प्लेस में वीजा के दफ्तर में मिली थी। बातों बातों में पता चला दोनों लंदन में एक ही शहर में जाने वाली थीं। फोन नंबर का लेन देन हुआ। जल्दी ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों के घर एक ही सिटी में होने के कारण दोनों परिवार लोहे के चुंबक की भांति जुड़ गए। एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध होते हुए भी स्वतंत्र अस्तित्व रखते थे। देखते देखते दिव्या 2 बेटों की मां बन गई और नीना 2 बेटियों की। दिव्या के बेटे जल्दी ही अंग्रेजी सभ्यता से वशीभूत होकर उसी में रंग गए। दिव्या ने उनके नाम भी अंग्रेजी रख दिए। नीना की बेटियां अपनी भारतीयता पर बहुत गर्वित थीं। बच्चों की बढ़ती जरूरतों के कारण दिव्या ने बड़ा घर तो ले लिया, पर दोनों का स्नेह वैसे का वैसा ही बना रहा। दोनों परिवारों का जीवन सहज रूप से चलता रहा। अचानक एक दिन हार्ट अटैक आने के कारण नीना के पति का देहांत हो गया। लड़कियां अभी स्कूल में ही थीं। उसे लगा किसी बियाबान जंगल के बीच किसी छोटे से स्टेशन पर उसकी ट्रेन रुक गई है और अनजान यात्रियों के बीच में एकदम अकेली हो गई है। दिव्या भी अब उसके पास नहीं रहती थी। कुछ ही महीने में उसका सहज जीवन कैसे उलट पुलट गया। धीरे धीरे संभलने लगी, किंतु एक चिंता उसे चिता की भांति सताती रही कि समय आने पर लड़कियों के विवाह कैसे होंगे। एक तो उसके पति नहीं है, दूसरा उसका बेटा भी नहीं है। वह सदा प्रभु से यही मांगती रही कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसे शक्ति प्रदान करे और समय आने पर उसकी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते मिल जाएं। क्योंकि हमारे समाज की मान्यताएं ही कुछ ऐसी हैं। एक औरत, वो भी विधवा, वैसे ही दोयम दर्जे की मानी जाती है और उसके बच्चों को भी दोयम दर्जे का माना जाता है। अब आप कहेंगे हम तो ऐसे नहीं हैं। नीना को याद है 2-3 लोगों ने ऐसा कहा था। होथे मत्था की लाना, जेड़े घर विच बंदा न होवे। न पति है, न ही मुंडा और न ही पैसा। देखा जाए तो ओदी औकात की है। कुछ वर्ष पश्चात दिव्या के पति का भी देहांत हो गया। दोनों सहेलियां बच्चों की जिंदगी बनाने की खातिर खुद को मिटाती रहीं। समय के साथ उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। दोनों बेटे नील और रिकी यूनिवर्सिटी में थे। इधर नीना की दोनों बेटियां भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थीं। समय का चक्र अपनी अनवरतता से चलता रहा। कितने वर्ष चौराहे पर लगी लाल पीली हरी बत्ती की तरह गुजर गए। लंदन के ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालयों से पढ़े नील और रिकी को अच्छी नौकरी मिलने की खुशी में दिव्या ने बहुत बड़ी दावत दी। रिकी और नील को देखकर नीना की खुशी का ठिकाना न रहा।
आंखों में खुशी की लहर दौड़ने लगी। रिकी की 6 फुट लंबी देह, कायदे से पहनी वेशभूषा, चिर परिचित काली जैकेट और दर्पण जैसे चमकते जूते, उसे दूर से ही देखकर कहा जा सकता था एक आदर्श युवा। उसके साथ तीव्र बुद्धि वाला खड़ा नील कौन सा कम था। पूरा चिट्टा चौड़ा सीना, ऊंचे कद का अदब कायदे वाला बाका जवान लोगों के स्वागत के लिए खड़ा था। दिव्या भी नीना की बेटियों को देखते ही अपने आप पर काबू न पा सकी। दोनों लड़कियां खूबसूरती की हदें पार कर चुकी थीं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दोनों ही गोरी चिट्टी लंबी, व्यक्तित्व में बहाव, चपलता, जिंदा दिली, भविष्य की ललक, आत्मविश्वास से भरपूर। गालों पर खूबसूरत गड्ढे खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे, बिल्कुल फूल जैसी। सोचने लगी, फूल की सुगंध जिस तरह अच्छी लगती है, इसमें कोई अस्वाभाविक बात भी नहीं। लेकिन फूल अच्छा लगे, बस उसे हाथों में लेने का मन करे, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा पहली बार मेरे साथ हो रहा है क्यों? दिव्या दोनों बेटियों को मन ही मन में बहुएं बनाने के सपने देखने लगी। स्वाभाविक था। एक दिन दिव्या ने बातों बातों में, परोक्ष रूप में, नीना की बड़ी बेटी रुचि का हाथ अपने बड़े बेटे नील के लिए इशारा किया। नीना के लिए भला इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या हो सकती थी। उसके मन की मुराद पूरी हो गई। नीना खुश थी कि उसकी बेटी उसकी सबसे प्यारी सहेली के घर ब्याही जाएगी। दिव्या ने नीना की ओर समर्थन की दृष्टि से देखा और बोली, घर वालों से बात कर लेना। ठीक है। पल भर को नीना को लगा जो चाहती थी भगवान ने उसे थाली में परोस कर दे दिया। खुशी से उसके कानों में शब्द भनभना रहे थे। इतना हर्ष विश्वास से परे था। गला ठीक से साथ नहीं दे रहा था। दिल में एक झुरझुरी सी होने लगी। पल भर को नीना को लगा बेटी मेरी है, किसी से भला पूछने की क्या आवश्यकता है। फिर सोचा, घर के बड़ों से बात करना तो बनता है और इतनी बड़ी खुशी बांटनी भी चाहिए। उस रात उसे खुशी के मारे नींद नहीं आई। सुबह चिड़ियों की चिरपिराहट के मधुर संगीत का आनंद लेने लगी। कुरमुरी सुबह थी। सूरज अपनी पूरी गोलाई और लालिमा के साथ मौजूद था। उसकी चांदी सी किरणें चारों तरफ खुशियां बिखेर रही थीं। उठते ही खुशी में उसने अपनी सासू जी को फोन किया। मम्मी जी, खुशखबरी है, रुचि के लिए परफेक्ट रिश्ता आया है। जाने पहचाने लोग हैं, लड़का बहुत पढ़ा लिखा और बढ़िया नौकरी में है। कौन है, केड़े पिंड तो है, की जात है। एक ही सांस में उन्होंने हजारों प्रश्नों की बौछार कर डाली। फिर नीना ने अपनी माँ और बहन से बात की। उनके भी वही प्रश्न थे। वो प्रश्न फंदे की तरह उसके गले में घूमने लगे। नीना ने विश्वास दिलाया कि वह हमारी तरह हिंदू है, दिल्ली से हैं, हमारे जैसा ही उठना बैठना खाना पीना ही है। पर सासू जी कहाँ मानने वाली थी। समानता में विश्वास रखने वाली नीना दुविधा में थी, जिसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। सासू जी के छोटे छोटे से सवालों ने उसे मिट्टी में मिला दिया। मेरा मुंडा जिंदा नहीं ते की होया, अस्सी ते हाँ, पोतियां सुट थोड़ी देनिया ने। इतना कहकर फोन रख दिया। नीना चिंतित थी कि कैसे पूछूंगी दिव्या से, क्या पूछूंगी, कैसे, क्या। उन प्रश्नों का उत्तर तो नीना भी नहीं जानती थी। इसी सोच में 2 सप्ताह बीत गए। इधर दिव्या के दिलो दिमाग पर रुचि छाई हुई थी। सोचने लगी, बस नीना के हाँ करने की देर है। मैं तो मंदिर में लावा फेरे दिलाकर रुचि को 2.5 कपड़ों में घर ले आऊंगी। फोन की घंटी बज रही थी। दिव्या का नंबर देखकर वह सोचने लगी, कैसे पूछूंगी दिव्या से। उसने फोन नहीं उठाया। उसका फिर फोन आया। नीना, दिन अच्छा है, चल शॉपिंग चलते हैं, वहीं हल्का सा लंच कर लेंगे, रास्ते में मंदिर में माथा भी टेक लेंगे। नीना की सांस में सांस आई। लंच के पश्चात दोनों मंदिर की ओर चल दी। दिव्या, कहाँ जा रहे हैं? मंदिर तो इस ओर नहीं है। हमारा मंदिर इसी तरफ है। नीना हैरान थी। इससे पहले वह गुरुद्वारे जा चुकी थी, राम मंदिर जा चुकी थी, चर्च जा चुकी थी। इस ओर कभी क्यों नहीं आई। मंदिर के बाहर लिखा था रविदास मंदिर। नीना भी दिव्या के साथ माथा टेक कर बैठ गई। वहां उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। नीना, यह हमारा मंदिर है, दलित समाज के लोग यहीं आते हैं। यही बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। तुम्हें यह बताना बहुत जरूरी था। मम्मी को जरूर बता देना कि हम लोग रविदास समुदाय से हैं।
समाज के अनुसार हम दलित श्रेणी में आते हैं। दिव्या ने कहा। वह समाज की दकियानूसी मानसिकता से परिचित। तो क्या हुआ? इसमें क्या बड़ी बात है? क्या फर्क पड़ता है? मंदिर तो मंदिर है। हम तो एक दूसरे को बहुत नजदीक से जानते हैं, हीना ने विश्वास दिलाते कहा। फिर भी रिश्ते स्थापित करने से पहले ऐसी बातें ही स्पष्ट हो जानी चाहिए। मैं नहीं चाहती यह बात हमारी दोस्ती को संकुचित कर दे। दिव्या ने नीना के हाथ पर हाथ रखते स्नेह से कहा, क्योंकि दिव्या नीना के स्वच्छंद विचारों से भली प्रकार से परिचित थी और यहाँ तो उम्र भर के रिश्ते का प्रश्न था। कुछ क्षण संवादहीन गुजरे। दिव्या नीना की चुप्पी में अर्थ ढूंढने लगी। दिव्या की बातों ने नीना को असमंजस में डाल दिया। दिव्या जैसी बातें कर रही थी यह उसकी समझ से बाहर था। किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन दिनों इंटरनेट भी नहीं था, नहीं तो गूगल मास्टर जी से ही पूछ लेती। 2 सप्ताह बीत गए। इससे पहले नीना घर फोन करती। सासू जी का ही फोन आ गया। दिव्या ने जो बताया नीना ने उन्हें बता दिया। सासू जी तो बस राशन पानी लेकर चढ़ गईं। तुझे पता भी है कहाँ रिश्ता करने जा रही थी? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उनसे हमारा कोई मेल नहीं, सोचना भी मत। मेरे बेटे की निशानी है, उसका तो नाम मिट जाएगा। सासू जी ने कटुता से तमतमाते कहा। उससे आगे नीना सुन नहीं पाई। नीना का सर चक्करधानी की तरह घूमने लगा। उसकी समझ से बाहर था। अभी उसे अपनी माँ और बहन के विरोधाभास के युद्ध का सामना करना बाकी था। वही हुआ जिसका उसे डर था। माँ तो पल्ला झाड़ते बोली, बेटा वही कर जो तुम्हारी सास कहती है। किंतु बहन और भाई ने अच्छी क्लास ली। दीदी होश में तो हो, क्या नई रीत चलाने चली हो? बहन तल्खी से बोलती जा रही। क्या आपने सोचा है इसका परिणाम क्या होगा? जब विवाह के कार्ड में लोग, उनके रिश्तेदार, नाम देखेंगे, बिरादरी वाले, ससुराल वाले, मायके वाले, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? न जाने हमारे परिवार को क्या क्या सुनना पड़ेगा। तुम्हारे साथ हमारा भी बिरादरी से देश निकाला हो जाएगा। हाँ, अगर लड़की को अपने घर लाते तो और बात थी। छोटी के लिए रिश्ते में मुश्किल आएगी। तेरे सब किए कराए पर पानी पड़ जाएगा। दुनिया कहेगी कि माँ से बच्चे संभले नहीं तो बेटी को कहीं भी धकेल दिया। सोच, अगर रुचि के पिता विनोद जिंदा होते तो वो यह निर्णय लेने देते? शेष तेरी मर्जी है। वह एक ही सांस में बोलती गई। नीना के सोच की शक्ति कुंद हो चुकी थी। वह कुछ क्षण बाद बोली, प्यारी बहना तुम ही बताओ क्या फर्क पड़ता है? याद है हमारे ब्लॉक में तो मद्रासी, बंगाली, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, ईसाई सब मिलके रहते हैं। फिर रविदास समुदाय धर्म के बारे में कभी सुना ही नहीं। न ही स्कूल और न ही कॉलेज में कभी देखा था। हाँ, यह याद है कि सासू जी जमादारनी के आते ही एक तरफ हो जाती थी। तुझे पता है ना, लक्ष्मी जो हमारे यहाँ बर्तन और सफाई करती थी वह तो मेरी सहेली थी। हम मिलकर शरारतें करते थे। हमें सामने वाले को चिढ़ाने में कितना आनंद आता था जब अपने सफेद बाल उखाड़ता था। पापा जी ने तो कभी मना नहीं किया था कि लक्ष्मी से दोस्ती मत करो। मेरी बहन ध्यान से सुन, तुम पापा जी की बात भूल गई। उनका आदेश था कि जब घर पर कोई भी भिखारी मांगने आए तो उसे अंदर कमरे में पंखे के नीचे बिठाकर रोटी खिलाओ। तब क्या हम भिखारी से पूछते थे कि उसकी जात क्या है? नहीं ना। अब क्या बदला है? दादी जी के घर में वह कालूराम जिसके हाथ का बना हम खाना खाते थे हमारे साथ ताश खेलता था। तुम अपने अपने घरों में ही देख लो, तुम्हारी नौकरानियां, मेडिज, क्या उनसे पूछते हो तुम्हारी जात क्या है? अगर पता भी हो तो गलत भी तो हो सकता है। कम से कम मेरी सहेली ने सच तो बताया है। तुम्हें याद होगा पापा जी जात पात और रंग भेद के कितने विरुद्ध थे। इंसानियत में विश्वास रखते थे। मानवता उनका धर्म था। कहते थे नीना बेटा इस राह से कभी भटकना नहीं। किसी को तो इन रूढ़ियों को तोड़ने में पहल करनी होगी। पहल मैं ही क्यों न करूं? प्यारी नीना दीदी, क्या आपने ठेका लिया है समाज को सुधारने का? दिल्ली छोटे बड़े क्लर्कों का मेट्रोपॉलिटन शहर है, जहाँ देश के सभी जात पात धर्म के लोग एक समुदाय की भांति रहते हैं। आपको क्या पता होगा, पढ़ाई समाप्त होते ही लंदन चली गई। दिल्ली आती भी हो 1 महीने के लिए, लगता है पूरी अंग्रेज बन गई हो। लंदन में सब चलता होगा, जात पात का सवाल ही नहीं उठता होगा। किंतु यहाँ नहीं। रिश्ते जोड़ने के वक्त यहाँ तो पहला प्रश्न जात बिरादरी का ही होता है।
नीना दीदी शांत होकर ध्यान से सुनो। यहाँ बात विवाह की हो रही है, रिश्ते जोड़ने की हो रही है। दो बच्चों में नहीं, दो परिवारों में। सोचो, आपकी बेटियां खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं। अच्छे ही नहीं, बहुत लड़के मिल जाएंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? तुमने रुचि से पूछा है क्या? उसे नील पसंद है क्या? हो सकता है नील उसे पसंद ही ना हो। शायद उसके मन में कोई और ही हो। बात गंभीर है, ठंडे दिमाग से सोचना। चल अब बस कर, बहुत उपदेश दे दिया। बहन ने तो नीना का व्यक्तित्व ही हिलाकर रख दिया था। बहन की बातें सुनकर नीना का शरीर सूखे पत्ते की तरह तैरने लगा। उसे लगा जैसे जमीन उसे अपनी ओर खींच रही थी। सारी खुशी पल में मिट्टी में मिल गई। उसके भीतर ख्यालों के बवंडर उठ रहे थे। वह सवालों के चक्रव्यूह में उलझ गई। सोचने लगी, क्यों मैं असमर्थ हूँ फैसला लेने में? क्यों उलझी रहती हूँ बेकार की बातों में? फिर उन धागों को सुलझाने में वक्त बिता देती हूँ। काश रुचि के पापा जिंदा हो। या पिता भी क्या चीज होते हैं, बच्चों के पीछे ढाल। एक ऐसा शस्त्र जिसे कोई भी तीर, कोई भी तलवार, कोई भी भाला बेध नहीं सकता। बहन की बातों ने एक बार फिर उसके मस्तिष्क में उत्पात मचा दिया। उसे अपनी सोच पर शंका होने लगी। वह रूढ़ियों और आदर्शों के बीच पिस रही थी, जो कील से चुभती जा रही थी, जो हमारे समाज के कड़वे सच को दर्शा रही थी। आज पहली बार नीना निर्णय लेने में असमर्थ थी। नीना के लिए लड़कियों का भविष्य ही उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। नीना का स्वयं पर विश्वास डवाडोल होने लगा। बहुत उलझन में थी। दिव्या को उसके उत्तर की प्रतीक्षा थी। पल भर को उसने सोचा, अगर नील का सरनेम बताया ही ना जाए तो। फिर खुद ही बड़बड़ाने लगी, छी छी, ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? उसका अपना अस्तित्व है, विशिष्टता है। नहीं नहीं, यह मुमकिन नहीं है। बार बार उसके मस्तिष्क में अपनी बहन की बातें गूंज रही थीं। एक बेटी को तो ब्याह देगी, दूसरी का क्या होगा? लोग थू थू करेंगे, कहेंगे सर पर बाप नहीं, बेटी को छोटी जात वालों से बांध दिया। सबकी नकारात्मक सोच नीना पर हावी हो गई। सोचने लगी, किस किस की बात का उत्तर दूंगी? जो बात कही जाती है, या उसका जो न कहकर भी जिसका स्वर सबसे ऊंचा होता है। सदा समानता में विश्वास रखने वाली नीना आज विवश थी, शंशोपज में थी। आज मना करने के लिए भी उसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। नीना के दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि आज तक दिव्या के साथ जो गलत हुआ है वही उसकी दोषी है। वह रूढ़ियों और आदर्शों के बीच पिस रही थी। उसके प्रश्न अभी वहीं के वहीं खड़े थे। इन उगते प्रश्नों ने उसके अस्तित्व को हिलाकर रख दिया था। वह कंफ्यूज थी। उसे लगा खुशी आंधी की तरह आई और तूफान की तरह गिराकर चली गई। जिस स्थिति को वह टालती जा रही थी, एक दिन वही शाश्वत सच उसके सामने आ खड़ा हुआ। नील का फोन आया कि वह नीना से मिलना चाहता है। कुछ क्षण चुप्पी में गुजरे। थोड़ी देर बाद नीना ने नील से पूछा, कोई काम है बेटा? नील शर्माया, फिर उसने झिझकते हुए कहा, आंटी जी मुझे आपसे कुछ मांगना है। नीना चुप रही, भीतर से घबरा रही थी कि कहीं। नील नीना के पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर शर्माते बोला, आंटी जी दरअसल मुझे रुचि बहुत पसंद है। मैं रुचि से बहुत प्यार करता हूँ, उसे बहुत खुश रखूंगा। नील अभी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि नीना सकपका गई। उसे कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। उसके दिमाग में घर वालों की बातें साएं साएं करने लगी। सोचने लगी, जिसका डर था वही हो रहा है। हापड़ी धापड़ी में सच बोलने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाई और झूठ बोलने से खुद को रोक न सकी। झट से नील से हाथ छुड़ाकर उससे नजरें चुराते बोली, नील बेटा, रुचि रुचि किसी और को चाहती है। नील तो चुपचाप चला गया। नीना ने झूठ तो बोल दिया। खुद अपराध बोध की कील दिल पर ठुकने लगी। वह सोच की गहरी खाई में डूब गई। सोचने लगी, आज समाज जीत गया और सिद्धांत हार गए। शायद मैंने ही अपने लिए बहुत सी गलतफहमियां पाल रखी थी। क्या मैं सच में इसे हृदयहीन समाज की सदस्य हूँ? अपराध बोध ने उसके मस्तिष्क में उत्पात मचा दिया। दरवाजे में लगी चाबी ने उसकी सोच को विराम लगाया। माम, आई एम हियर, देयर आर यू। रुचि ने कपड़े बदलकर नाश्ता किया। बातों ही बातों में मम की दिनचर्या के बारे में पूछा, किंतु नीना ने रुचि से नील का जिक्र तक नहीं किया। रुचि हैरान थी कि अभी तक मम ने बताया क्यों नहीं, चुप क्यों है। उसे चिंता होने लगी। रुचि की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। जुगाड़ लगाने लगी कि कैसे मम के साथ अकेले में बात की जाए। मौसम अच्छा था।
मंद मंद हवा चल रही थी। अभी तो बहुत रोशनी थी। लंदन में गर्मियों में रात के 10:30 बजे तक अंधेरा नहीं होता। रुचि अपनी मम के सैंडल उसके सामने रखते बोली, मम लेट्स गो फॉर अ वॉक। माँ बेटी दोनों घर के आसपास की हाई स्ट्रीट में टहलने लगी। कुछ दुकानें देखी, कुछ विंडो शॉपिंग की। बातों ही बातों में रुचि ने अपने पूरे दिन का ब्यौरा दे दिया, किंतु नीना टस से मस नहीं हुई। अचानक रुचि ने देखा, नीना थोड़ा लंगड़ा रही थी। आर यू ओके मम? पैर में क्या हुआ है, लंगड़ा क्यों नहीं है? मेरे सैंडल में कील जैसा कुछ चुभ रहा है। सामने बेंच है, चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। दोनों चुपचाप बेंच पर बैठ गईं। चुप्पी को भंग करते हुए रुचि बोली, मम आपने बताया नहीं कि आज नील आया था। प्लीज मना मत करना, मैं नील से बहुत प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। पर बेटा लोग। मम की बात सुनकर रुचि की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि माँ के इस रूप से वह परिचित नहीं थी। उसने अपनी माँ को सकारात्मक सोच के साथ सदा आगे के बारे में ही सोचते देखा था। बोली, मम आप कब से इन लोगों के बारे में सोचने लगी? कैसी बातें कर रही हैं? क्या फर्क पड़ता है? नील इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। दोनों में चुप्पी चहलकदमी करने लगी। चलो बेटा अब घर चलते हैं। रुचि को याद आता है कि मम की सैंडल में कील चुभ रही है। मम अपना सैंडल दिखाओ, नहीं तो कील चुभता रहेगा। उसने सैंडल के भीतर हाथ फेरते एक चुभता स्टेपल महसूस किया। स्टेपल निकालकर बोली, या लो मम, अब कोई कील नहीं चुभेगा। नीना मंद मंद मुस्काई। उसकी आंखों में गर्व मिश्रित आश्वासन था। अभी आप सुन रहे थे अरुणा सब्रवाल जी की लिखी कहानी कील।